नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी की खुशी। अरे मेरी रिया, कहाँ है तू? रात के 12 बजे मैं स्कूटर पर मारा मारा अपनी इकलौती बेटी रिया को ढूंढता फिर रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। मेरी चिंता मेरी परेशानी पर जनवरी के महीने में भी पसीने के रूप में उभर रही थी। 2 घंटे हो चुके थे मुझे यहाँ वहाँ भटकते हुए। मन में तरह तरह के बुरे विचार बार बार उमड़ रहे थे, जिन्हें मैं झटकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो रह रहकर मुझे आ घेरते थे। स्कूटर चलाते चलाते रिया के बचपन से लेकर आज सुबह तक की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति मेरे जहन में चले जा रही थीं। नन्ही सी रिया जब पहली बार मेरी बाहों में आई तो यूं लगा जैसे नाजुक सी कोमल सी नन्ही कली है। ये उसे देख खुशी से मेरी आंखें भर आईं। पर मेरे घर में तो मानो तूफान आ गया था। 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा 6ठे नंबर का हूँ। यहाँ पहला बच्चा लड़की है। तो जब मेरी पत्नी के माँ बनने की खबर सबको पता चली तो सबने बहुत जोर दिया कि टेस्ट करा लिया जाए। मैं और मेरी पत्नी इसके खिलाफ थे, पर मेरी माँ बाबूजी ने ही हमारा साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि मेरे बाबूजी ने कह दिया, या तो टेस्ट कराओ या फिर इस घर से अलग हो जाओ। जो तुम्हारा बनता है तुम्हें मिल जाएगा। बाबूजी की यह बात मुझे इतनी नागवारा गुजरी कि मैंने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने और मेरी पत्नी ने अपने सूटकेस पैक किए, उनका आशीर्वाद लिया और चले आए। भगवान की कृपा से मेरी अच्छी नौकरी थी। तो बाबूजी की इतनी कड़वी बात सुनकर वहां से बिना कुछ लिए हम निकल गए। 3 दिन हम होटल में रहे और जो भी सबसे पहला किराए का घर मिला वही शिफ्ट हो गए। कुछ वक्त लगा सब कुछ संभालने में और नई जगह पर सामंजस्य बिठाने में, पर धीरे धीरे जिंदगी दर्रे पर आ गई और रिया के आने का वक्त भी करीब आ गया। फिर जब रिया आई तो सब कुछ भुलाकर मैंने अपने घर पर फोन कर उसके जन्म की खबर दी। पर जानता था घर में तो तूफान आना ही था। माँ ने ही फोन उठाया और खबर सुनते ही कहा हमें कोई खुशी नहीं है, और गुस्से में फोन पटक दिया। उनसे कुछ ऐसा ही व्यवहार अपेक्षित भी था। औपचारिक तौर पर मेरी बहनें दुनिया की रीत निभाने हॉस्पिटल तो आई, पर उनके मुंह पर एक भी बात थी, हमारे घर में तो इनकी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। देखो ना, आप तेरे घर भी आ गई। तेरी भी किस्मत हम सब की तरह फूटी है। पहले ही टेस्ट कराया होता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। उनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। मन तो किया जाने क्या क्या सुना दूं, पर एक तो हॉस्पिटल और दूसरा जानता था कि इनके आगे कितना ही सिर फोड़ूं इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बिना बहस किए बस इतना ही कहा, दीदी मेरे लिए तो जो भी है यही है, आप देखना ये मेरा गुरूर बनेगी। अपनी कही ये बात आते ही मैं झटके से वर्तमान में लौट आया। मन में कहीं टीस सी उठी, रिया तूने कहीं मेरा गुरूर चूर चूर तो नहीं कर दिया? मुझे अपनी बहनों की उस दिन कही बात याद आने लगी। विनोद भाई, यह लड़की है और लड़कियों पर ज्यादा गुरूर करना ठीक नहीं। मेरा मन फिर से अतीत की गलियों में पहुंच गया। मैंने पलटकर अपनी बहनों से यही कहा, दीदी आप चिंता न कर, मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई, तू इतना बड़ा हो गया है कि तूने अम्मा बाबूजी की बात तक नहीं मानी। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, तू संभाल तो लेगा ही। मेरी बहनों ने मुझ पर कटाक्ष करके वहां से चली गईं। इसके बाद मेरे घर वाले, मेरे रिश्ते औपचारिक ही रह गए थे। कभी कभार किसी खास अवसर पर ही मिलना होता। मेरी बहनें भी बस तीज त्योहार पर ही मेरे घर आती, वो भी घंटे 2 घंटे के लिए। धीरे धीरे वक्त बीत चला। मेरे अम्मा बाबू जी पर लोग गमन हो गए। सबके बच्चे भी बड़े होने लगे। भगवान की दया से सबको बारी बारी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दबी आवाज में मैं ही सही, मुझे ही कहा गया कि दूसरा बच्चा कर लो, देखना आपके बेटा ही होगा। पर मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी रिया को ही अच्छी परवरिश दूंगा। अब मैं अपने रिश्तेदारों की नज़रों में बेचारगी का पात्र था, क्योंकि बस मेरे ही बेटा नहीं था। खैर, ये उनकी सोच थी, अब मैं उनकी सोच तो नहीं बदल सकता था। बस मेरे लिए तो मेरी रिया ही मेरी दुनिया थी। कोई भी हमारे सामने बेटा बेटी का राग अलापता था तो अब मैं और मेरी पत्नी उनसे बहस करने की बजाय मुस्कुरा भर देते थे। ऐसे ही चलते चलते वक्त और आगे बढ़ गया। सबसे बड़े भैया ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया, पर हमें बताना तक जरूरी न समझा। शादी का निमंत्रण भी व्हाट्सएप के जरिए भेजकर औपचारिकता पूरी कर ली गई। क्योंकि हमारे घर में ये नई पीढ़ी की पहली शादी थी, तो उसी निमंत्रण को न्योता मानकर सिर्फ मैं ही औपचारिक तौर पर विवाह में सम्मिलित हुआ और कन्यादान दे वहां से निकल आया। बीतते वक्त के साथ रिश्तों की खाई और बढ़ती चली गई।
अब मेरी रिया 23 की हो गई थी, रूप और गुण में बिल्कुल अपनी माँ पर। अपनी पढ़ाई पूरी कर वो जॉब करने लगी थी। उसे देखता था तो अपनी परवरिश पर गर्व होता था। पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपना गर्व चरमराता नजर आने लगा। क्योंकि रिया बड़ी हो गई थी तो जाहिर सी बात है हम पिता की तरह मुझे भी उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दो लड़कों से मैं मिला भी, पर इससे पहले कोई बात बनती रिया ने बम फोड़ दिया। अभी महीने भर पहले की ही बात है। वो रविवार की शाम थी, जब हम लोग शाम की चाय पी रहे थे, तभी रिया ने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रिया ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही, पर उसकी बात सुन मेरी चाय की वो घूंट जैसे मेरे गले में अटक गई और मैं बुरी तरह चौंक गया। अलबत्ता मेरी पत्नी शांत बनी रही। रिया ऐसा कुछ करेगी या कहेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे ये अपने संस्कारों पर एक तमाचे जैसा लगा। आगे कुछ सुनने से पहले ही मन में ये धारणा बना चुका था कि ये लड़का रिया के लिए सही नहीं है। रिया पर बहुत गुस्सा भी आया, पर खुद को संयत करते हुए मैंने पूछा, कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है, माँ बाप कौन है? मेरी बात सुनकर रिया ने कहा, चिल पापा चिल, मैं आपको सब बताती हूँ। उसका नाम राहुल है। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। राहुल? राहुल क्या? नाम सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा और कहा, कहाँ से है ये? पापा राहुल शर्मा, वो पंजाब से हैं, ब्राह्मण है। रिया की बात सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिर भी मैंने उससे आगे पूछा, कहाँ जॉब करता है ये? पापा अभी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, तो फिलहाल वो पार्सल डिलीवरी का काम करता है। रिया की बात सुनकर इस बार मैंने अपना आपा खो दिया। क्या पार्सल डिलीवरी, मतलब कुरियर बॉय? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रिया? मैं गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। पर पापा मेरी बात तो सुनिए, एक बार आप उससे मिल लीजिए, अब भी कुछ बाकी है सुनने को। अब आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, उसको डांटते हुए चिल्लाया। रिया गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देखा देखा तुमने आरती, हमारी बेटी को कोरियर बॉय से प्यार हुआ है, उससे शादी करनी है। मैं अब भी बहुत गुस्से में था। बस उस दिन से हम बाप बेटी के बीच अबोला सा छा गया। मेरे फोन की घंटी बजी तो मैं फिर से वर्तमान में लौट आया। फोन आरती का था। मैंने स्कूटर साइड में रोककर कॉल उठाया। हेलो हेलो, सुनिए जी, कुछ पता चला क्या? नहीं आरती, सारे रास्ते सारे रूट्स देख चुका हूँ, रिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी आवाज कांप रही थी। जी आप घबराइए मत, आप पुलिस स्टेशन जाइए। आप कहो तो मैं भी आ जाती हूँ। नहीं आरती, तुम इस वक्त कहाँ आओगी, मैं ही जाता हूँ। और मैंने अपना स्कूटर पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दिया। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। सामने एक हवलदार दिखा। मैंने उससे कहा, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। आप बैठिए, अभी सर बिजी हैं, थोड़ा वेट कीजिए। हवलदार ने पास पड़ी एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं वहीं पर बैठ गया। घबराहट के मारे मेरा मन धक धक कर रहा था, पर मैं खुद को संयत करने का भरसक प्रयास कर रहा था। वहां बैठे बैठे मेरा मन एक बार फिर सोच में डूब गया। रह रह कर मुझे आज बहुत सुबह की बातें याद आने लगी। आज सुबह रिया आई थी मेरे पास। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब भी कुछ है कहने को तेरे पास? पापा पर राहुल काम ढूंढ रहा है और जल्दी उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। कब मिलेगी उसे जॉब? ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है तुम्हारे कॉलेज को खत्म हुए। अभी तो वो एक डिलीवरी बॉय ही है ना, और इसके अलावा उसकी और हमारी कास्ट एकदम अलग है। कोई मेल ही नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। समझी तू? मैंने चिल्लाते हुए कहा। रिया आंखों में आंसू भरकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद आरती मेरे पास आई और कहने लगी, आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत करिए। देखा तुमने आरती से, ये रिया ये अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और उस कोरियर बॉय की वकालत कर रही है। मेरी बात समझने को तो वो तैयार ही नहीं है। आप क्यों चिंता करते हैं? हमारी रिया समझदार है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। आप बस ठंडे दिमाग से उसकी सारी बातें सुन लीजिए। नहीं आरती, मुझे आरती ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अपनी मर्जी से किसी ऐसे को चुनेगी। पता नहीं क्यों आज मुझे अपने दिए संस्कार अर्थहीन लग रहे हैं। शायद दीदी ने ठीक ही कहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया ने मुझे हरा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये संस्कार ही तो हैं कि कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाकर उसने
सबसे पहले आपको उस लड़के के बारे में बताया, लेकिन लड़का तो उसने खुद से चुन लिया ना, वो भी एक कुरियर बॉय। आपको प्रॉब्लम क्या है? रिया ने अपना जीवन साथी खुद चुन लिया या लड़का यूपी का है और कुरियर बॉय है? मैं बताती हूँ। एक्चुअली आपको ये बात बुरी लग रही है कि वो खुद किसी को कैसे चुन सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, पर पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। अपने लिए किसी को वो क्यों नहीं चुन सकती? सिर्फ किसी से प्यार करने का मतलब संस्कारहीन होना नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि उसकी पसंद किसी लायक ना हो, पर इस बात का फैसला तो हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी बात शांति से सुनेंगे। ओहो, अब तुम उसकी वकालत मत करो। सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि बात हमारे और क्यों ना कर सकता। उसके लिए जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। बस यही ऊहा पोह सारा दिन मेरे मन में चलती रही। आखिरकार मैं फैसला लिया कि मैं रिया की बात सुनूंगा और फिर प्यार से उसे सही गलत समझाऊंगा। अब मैं उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। 7 बजे तक रिया आ जाती थी ऑफिस से, पर आज 7 बजने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार घड़ी में 7 बजे का घंटा बजाया। मैं भागकर दरवाजे तक गया कि रिया की कैब आ गई होगी, पर वो नहीं आई। मैं बेसब्री से इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर ये क्या, 7 बजे, 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन रिया अब तक नहीं लौटी। आरती, ओ आरती, रिया नहीं आई अभी तक। आ जाएगी, आज क्लाइंट मीटिंग थी उसकी, शायद लेट तक चली होगी, इसलिए अभी तक नहीं आई। तुम जरा फोन तो करो, आप ही क्यों नहीं कर लेते? वो तिरछी निगाहों से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी ओर देखते हुए मैंने ही फोन लगाया, पर फोन स्विच ऑफ था। ये तो बंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर लेना। आधे घंटे में मैंने तकरीबन 10 बार ट्राई किया, पर हर बार बंद। आरती, ये तो अभी तक बंद है और रिया आई भी नहीं अब तक। हाँ जी, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अब क्या किया जाए? आपके पास रिया के बॉस का नंबर था ना, जरा पूछो तो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। मैंने उसके बॉस मिस्टर मित्तल को फोन लगाया। घंटी जाने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने फोन उठा लिया और उधर से आवाज आई, हेलो, हु इज दिस? हेलो सर, मैं रिया का फादर बात कर रहा हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर वो घर नहीं आई अभी तक। क्या अभी तक ऑफिस में है? वो आज इसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। यस मिस्टर विनोद, पर वो मीटिंग तो 11 बजे थी। रिया डायरेक्ट मीटिंग लोकेशन पर ही पहुंचने वाली थी, लेकिन वो तो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद वो ऑफिस ही नहीं आई। उसने फोन पर ही मोहित, मेरे बेटे से छुट्टी मांगी और मोहित ने उसे दे दी। ओके सर, थैंक यू। मैंने मायूसी से फोन काट दिया। अब मेरी चिंता और बढ़ गई थी। 2 मिनट तक मैं मायूस बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या किया जाए। आरती भी मेरे पास ही चिंतित सी बैठी थी। फिर एकाएक मैं उठा, आरती, मैं निकलता हूँ और उसके ऑफिस के सारे रास्ते चेक करता हूँ। तुम तब तक उसके फ्रेंड को कॉल करो, और हाँ, कैब ड्राइवर का नंबर हो तो उससे भी पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। उसे बोल मैंने स्कूटर निकाला और निकल पड़ा रिया को ढूंढने। तब से लेकर अब तक मैं रिया को हर गली हर रास्ते पर ढूंढ चुका था, पर हर नुक्कड़ हर चौराहे पर उसकी फोटो दिखा दिखा कर लोगों से पूछताछ कर चुका था। पुलिस स्टेशन में बैठा मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे सामने 2 लड़के आकर खड़े हो गए। अंकल, आप रिया के पापा हैं ना? उनमें से एक ने कहा। मैंने विस्मय भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। हाँ, पर आप कौन हो बेटा? अंकल, मैं राहुल। आंटी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि रिया के बारे में। दरअसल उन्होंने पूछने के लिए कॉल किया था कि मुझे कुछ पता है क्या। अभी उनसे दोबारा बात हुई तो पता चला कि आप पुलिस स्टेशन आए हैं, तो हम भी चले आए। ये अमन है, इसके पापा यहाँ के थाना इंचार्ज को जानते हैं। दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए वो बोला। तभी हवलदार ने आकर बोला, चलिए, सर ने आपको अंदर बुलाया है। हम सब अंदर केबिन में आ गए। जी कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्ते अंकल, मैं अमन हूँ। मेरे पापा का नाम राघवेंद्र सिंह है। ओ, तो तुम रघु के बेटे हो। कहो, कैसे हैं पापा? और तुम यहाँ कैसे? अंकल, ये मेरी फ्रेंड के पापा हैं, उसका नाम रिया है। आज शाम से वो मिसिंग है। इसके बाद अमन ने सारी बातें डिटेल में बता दी। सारी बातें जानने के बाद इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, देखिए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? जी विनोद। हाँ तो विनोद जी, देखिए, हम ऑफिशियल कंप्लेंट 24 घंटे से पहले नहीं लिख सकते, लेकिन पर्सनल लेवल पर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो हो तो दे दीजिए। हाँ, फोन में है। कहती हुए मैंने अपना सेल फोन निकाला।
तो देखा फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी और ये बंद हो गया था। ओह, मेरा फ़ोन तो बंद हो गया है और मैं जल्दबाजी में फ़ोन घर पर ही भूल गया। राहुल ने बोला, कोई नहीं, आप घर पर फ़ोन करके मेरे नंबर पर मंगवा लीजिए। इंस्पेक्टर ने लैंडलाइन फ़ोन मेरी ओर घुमाते हुए कहा। मैंने तुरंत आरती का नंबर लगाया। आरती ने पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया। मोबाइल हाथ में होगा शायद उसके। हेलो, कौन? आरती, मैं। वो अभी मैं कुछ बोलता कि वो मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोली, कहाँ हैं जी आप? कब से फोन लगा रही हूँ। हाँ, वो फोन की बैटरी खत्म हो गई है। छोड़ो वो सब, जल्दी से रिया की एक फोटो इस नंबर पर भेजो। नंबर है। मेरी बात तो सुनिए, रिया घर आ गई है, आप घर आ जाइए। क्या? कैसी है वो? ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? रिया की आने की बात सुन विनोद खुशी के मारे हड़बड़ा गया और एक के बाद एक कई सवाल पूछ बैठा। हाँ हाँ, सब ठीक है, आप घर तो आइए। और आरती ने फोन रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, रिया घर आ गई है, आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। मैंने हड़बड़ी में इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और घर की ओर लपका। अमन और राहुल भी मेरे पीछे पीछे थे। आधे घंटे का रास्ता हमने 15 मिनट में ही तय कर लिया। रिया, रिया, बाहर से ही आवाज लगाता हुआ मैं घर में लगभग दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। पापा, आई एम सॉरी पापा। रिया भी मेरी ओर लपकी और भागकर हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लग गए। हम दोनों की ही आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ऐसा लग रहा था कि जाने हम कितने जन्मों बाद मिले हैं। आई एम सॉरी पापा, वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मेरे सीने से लगी रिया बस एक ही बात की रट लगाए जा रही थी। नहीं मेरी बच्ची नहीं, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? पता है ना तुझे कितना ढूंढा, ना जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तू थी कहाँ अब तक? उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मैंने उससे पूछा। ओ पापा, मेरी नादानी की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। सॉरी पापा। बस रिया, सॉरी बोलना बंद कर अब। आप बैठ यहाँ। खुद को और उसको संयत करते हुए मैंने उसे सोफे पर बिठाया। आरती, जरा पानी देना। लड़कों को बैठने के लिए बोला। आरती सबके लिए पानी ले आई। तब अब बता रिया, कहाँ थी तू अब तक? पापा, वो आज सुबह के बाद मैं आपसे बहुत नाराज थी। ऑफिस जाने का भी मन नहीं हो रहा था, पर जरूरी मीटिंग थी तो जाना पड़ रहा था। कैब क्लाइंट लोकेशन पर पहुंचना ही वाली थी कि मोहित सर का कॉल आया गया। मीटिंग कैंसिल हो गई थी। मैंने तभी मोहित सर से आज की छुट्टी मांग ली, उन्होंने दे भी दी। बस मैंने कैब भी वहीं छोड़ दी। गुस्से में मैं वहां पास ही बने एक पब्लिक पार्क में बैठ गई। किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा था। बस वहां बैठे हुए पार्क में आने जाने वालों को देखती रही। जनवरी का महीना था तो दिन में भी वहां बहुत चहल पहल थी। कोई हाथों में हाथ लिए घूम रहा था तो कोई अपने बच्चों के साथ पिकनिक मना रहा था। वहीं मेरी बेंच के सामने एक परिवार बैठा था। उनके साथ एक 6-7 साल की छोटी बच्ची भी थी। वो बार बार अपने पापा से किसी न किसी चीज के लिए जिद करती और उसके पापा खुशी खुशी उसकी सारी बातें मानते। कभी उसे चिप्स लेकर देते तो कभी कंधे पर बिठाते, कभी झूले पर ले जाते तो कभी उसके साथ फुटबॉल खेलते। उन दोनों को देख मुझे आपकी याद आ गई पापा, कि मैं कैसे आप भी मेरी हर जिद पूरी करते थे बचपन में। मेरी आंखें अनायासी बहने लगीं और मेरा सारा गुस्सा भी मेरे आंसुओं में बह गया। ना जाने कितनी देर तक मैं वहां बैठकर रोती रही और सारी बातें एक एक कर मेरे जहन में घूमने लगी। रिया बोलते बोलते सुबकने लगी थी। वो एक बार फिर मेरे सीने से लग गई। मेरी भी आंखें भर आईं। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। तब आतीश से लौटी तो देखा रात घेर आई थी। वो परिवार जाने की तैयारी करने लगा था। मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प उठी। पापा वहां से हड़बड़ा कर निकली और बाहर आकर ऑटो का वेट करने लगी। तभी मेरे सामने ही एक तेज गति से आती हुई कार से सड़क के किनारे चल रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनके साथ एक बच्चे को टक्कर मार दी। कुछ देर पहले तक वो अंकल भी उस बच्चे के साथ पार्क में ही थे। गाड़ी वहां तो मार कर भाग गया। उसने साथ जो बच्चा था उसके सिर से खून निकलने लगा। वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। फिर किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों, पर मुझे से रहा नहीं गया। मैं उनके साथ हो ली। उस बच्चे का हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत खून बह गया था। संयोग से उसका और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही था, तो बस इन सब में ही देर होती चली गई। उस बच्चे के मम्मी पापा जब तक हॉस्पिटल पहुंचे मैं ब्लड दे चुकी थी। उनकी आंखों में अपने बच्चे के लिए चिंता देख मुझे फिर से आपकी याद आ गई। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो 11:15
बज रहे थे। मैं आपको कॉल करने के लिए पर्स में से फ़ोन निकालने लगी तो देखा फ़ोन था ही नहीं। अब याद नहीं कि कैब में भूली या पार्क में या फिर कहीं रास्ते में गिर गया। फिर उन भैया के फ़ोन से आपको कॉल लगाया तो आपका फ़ोन बंद था। फिर भैया ने ही मुझे घर छोड़ा। तो तू अपनी मम्मी को फ़ोन कर लेती। आपके सिवा मुझे और नंबर याद ही नहीं था। सारे नंबर तो सेल फोन में ही थे। ओह, तुम आजकल की जनरेशन 2 नंबर भी याद नहीं कर सकती। और पता है ना, मैं जाने क्या क्या सोच गया। मुझे लगा कहीं तूने गुस्से में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मेरा इशारा राहुल की तरफ था। मैंने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला। वो समझ गया और इससे पहले कि रिया कुछ बोलती वो ही बोल पड़ा, नहीं अंकल, आपकी बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपका सिर नीचा हो। एक दिन जब वो बहुत अपसेट थी तो मैंने उससे कहा था कि आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिल ही जाएगी, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तब उसने कहा था, नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा सबकी नज़रों में उपहास का पात्र बने। मेरे पापा को मुझ पर बहुत अभिमान है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। तुम देखना, एक न एक दिन मैं उन्हें मना लूंगी, वो मेरी बात जरूर समझेंगे। राहुल की बात सुनकर मुझे रिया पर बहुत नाज हुआ। वाकई वो मेरा गुरूर थी। अंकल, मैं जानता हूँ कि आपको इसलिए एतराज है क्योंकि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है। मुझे कैंपस इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर मिल गया था, पर उन्हीं दिनों मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मुझे अपने होम टाउन लौटना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद मम्मी चल बसी। पूरा महीना लग गया मुझे लौटने में। ऐसे वक्त में रिया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ये वाली जॉब तो मैं बस टेम्पररी कर रहा हूँ, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। जल्दी ही मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। राहुल ने आगे कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मम्मी के बारे में जानकर। पर देखो बेटा, भावुकता अपनी जगह है और वास्तविकता अपनी जगह। एक यही वजह नहीं है मेरे इनकार की। तुम्हारी हमारी कास्ट भी अलग है और बिरादरी से बाहर जाकर मैं रिया की शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ अंकल। कहकर वो दोनों लड़के चले गए। रिया, बहुत रात हो गई है, अब तू भी आराम कर। उसके बाद मैं और आरती भी अपने कमरे में आ गए। मुझे नाज है रिया पर। आरती बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने आरती से कहा, जी सही कह रहे हैं आप। वैसे मुझे तो राहुल बहुत अच्छा लगा। एक बात पूछूं आपसे, अगर वो हमारी बिरादरी का होता तो क्या आप रिया की शादी कर देते उससे? हाँ, शायद, अगर वो ढंग की जॉब करता तो। देखने सुनने में तो लड़का ठीक ही है, तो मैं कहती हूँ कि जॉब तो उसे मिल ही जाएगी, पर जात पात के नाम पर आप बच्चों से उनका प्यार मत छीनिए। मुझे लगता है रिया उसके बिना खुश नहीं रह पाएगी। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि राहुल खुद को सेटल कर ले। आखिर हमारी रिया की खुशी से बढ़कर क्या है हमारे लिए? आरती की बातें मेरे मन में कहीं ना कहीं घर कर गई थी। उस सारी रात में सो नहीं पाया, बस रिया के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन रविवार था। सुबह होते ही मैंने रिया को बुलाया और कहा, मैं राहुल से मिलना चाहता हूँ, आज ही बुला ले उसे लंच पर। राहुल लंच टाइम पर आ गया। खाना खाते हुए बिना किसी भूमिका के सीधे शब्दों में मैंने उससे कहा, राहुल बेटा, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार तुम ढंग का जॉब करने लगोगे तभी मैं तुम्हारे परिवार से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। 7 महीने बाद ही राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। उसके बाद मैंने और राहुल के पापा ने मिलकर बच्चों के रिश्ते को अपना लिया और सब तय कर लिया। 3 महीने बाद ही दोनों की शादी तय हो गई। मैंने अपने सब भाई बहनों को निमंत्रण भेजा। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। लोक लाज निभाने सब आए भी। बड़े भैया ने तो यहाँ तक भी कहा, बित्ते भर की छोकरी नहीं संभली तुझसे? अपनी बिरादरी में क्या लड़कों का अकाल पड़ गया था जो बिरादरी के बाहर शादी करनी पड़ी? देखिए भैया, मैंने जो करना था सो कर दिया। उस दिन से तो रिया की सुध किसी ने नहीं ली, तो आज भी किसी को बोलने का हक नहीं है। मैंने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। जहाँ मेरी रिया खुश वहाँ मैं खुश। इसके बाद मुझे से सीधे तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर लोगों में खुसर फुसर जारी थी। मैं जानता था ऐसा होगा, पर मैं और आरती खुश थे क्योंकि हमारी रिया खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।